नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं अरुणा नारोलिया शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के परीक्षा आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। पूर्व में हमने एक और वीडियो देखा था इसी से संबंधित, जिसमें कि पाठ हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है और आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर नजर डालते हैं, जो कि 1 अंकीय प्रश्नोत्तर है। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? जिसका विकल्प है पिता के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, लेखक के साथ। जिसका सही उत्तर है पत्नी के साथ। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचाए हैं? जिसका पहला विकल्प है गंदे, दूसरा विकल्प है फटे, तीसरा विकल्प है रंगीन, चौथा विकल्प है महंगे। तो जिसका सही उत्तर है फटे जूते। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए में मिलते थे? जिसका विकल्प है 2 रुपए में, दूसरा विकल्प है 5 रुपए में, तीसरा विकल्प है 8 आने में, चौथा विकल्प है 3 रुपए में। इसका सही उत्तर होगा 5 रुपए में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद फटे जूते पहनकर फोटो क्यों खिंचाते हैं? पहला विकल्प है दिखावे के कारण, दूसरा विकल्प है गरीबी के कारण, तीसरा विकल्प है मजबूरी के कारण और चौथा विकल्प है सादगी के कारण। जिसका सही उत्तर होगा सादगी के कारण। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में साहित्यिक पुरखा किसे कहा गया है? जिसका विकल्प है महादेवी वर्मा को, प्रेमचंद को, राम कुमार वर्मा को, परसाई जी को। जिसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद को। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? जिनके विकल्प हैं बनावटी, दूसरा विकल्प है अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण, तीसरा विकल्प है व्यंग्य चित्रण, चौथा विकल्प है यथार्थ चित्रण। जिसका सही उत्तर है यथार्थ चित्रण। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कैसे साहित्यकार थे? जिसके विकल्प है आदर्शवादी, दूसरा विकल्प है यथार्थवादी, तीसरा विकल्प है प्रयोगवादी, चौथा विकल्प है प्रगतिवादी। जिसका सही उत्तर है यथार्थवादी साहित्यकार थे। अगला जो आपके पटल पर दिखाई दे रहा है वह है सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, प्रेमचंद जी का एक रिक्त स्थान मेरे सामने है। तो जिसका सही उत्तर होगा चित्र। प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने है। दूसरा रिक्त स्थान है टोपी, रिक्त स्थान आने में मिल जाती है। जिसका सही उत्तर है टोपी 8 आने में मिल जाती है। तीसरा है, तुम्हारी रिक्त स्थान का इशारा भी समझता हूं। जिसका सही उत्तर है अंगुली का इशारा भी समझता हूं। चौथा है, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे रिक्त स्थान बढ़ाती है। जिसका सही उत्तर आएगा हौसले। अगला है, प्रेमचंद जी एक रिक्त स्थान व्यक्ति थे। जिसमें आएगा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, कुंभन दास का जूता भी रिक्त स्थान आने जाने में घिस गया था। जिसका सही उत्तर आएगा फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अब हम सत्य और असत्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि 1 अंकीय प्रश्नोत्तर है आपके। पहला है, मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी व्यक्ति थे। जिसका सही उत्तर है सत्य। मुंशी प्रेमचंद वैभवशाली व्यक्ति थे। इसका सही आएगा असत्य। वे परिस्थितियों से समझौता कर लेते थे। यह कथन असत्य है। चौथे में,
प्रेमचंद का जीवन अभावों में गुजरा था। ये कथन सत्य कथन है। चौथा कथन देखते हैं, प्रेमचंद जनता के लेखक थे। यह एक सत्य कथन है। अगला है, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग के रचनाकार शरद जोशी थे। यह जो कथन असत्य है। कुम्मन दास का जूता आगरा आने जाने में घिस गया था। यह एक असत्य कथन है। अगला है, पूस की रात में नील गाय हौरी का खेत चर गई, जो कि एक असत्य कथन है। अब हम सही जोड़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके पटल पर दिखाई दे रही है। पहले सही जोड़ी हम पूरी पढ़ लेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते, उसी के नीचे लिखा है जनता का लेखक, उसके नीचे प्रेमचंद जी। अगले में रास्ते पर खड़ा होना और उसके नीचे है पन्हैया। तो प्रेमचंद के फटे जूते के समक्ष हमारा सही उत्तर आएगा व्यंग की विधा। दूसरा है जनता का लेखक, जिसका सही उत्तर, जिसके सामने प्रेमचंद जी आएगा। प्रेमचंद जी तीसरे के समक्ष सही उत्तर है एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। और रास्ते पर खड़ा होना, जिसका सही उत्तर है बाधा पड़ना। पन्हैया अर्थात देशी जूतियां, इसके समक्ष लिखा जाएगा देशी जूतियां। यह इसके सही क्रम को आपको इसमें जमाना है। क्रम मैंने आपको सामने डाल दिया है पटल पर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी अनुसार आपको अपनी कॉपी में इनको नोट करना है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य का उत्तर, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में लेखक ने किसका चित्रण किया है? जिसका सही उत्तर है सादगी से परिपूर्ण प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं जीवन का चित्रण किया है। दूसरा प्रश्न है, कुम्मन दास का जूता कहाँ आने जाने में घिस गया था? जिसका सही उत्तर है कुम्मन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। तीसरा प्रश्न है, पूस की रात में नीलगाय किसका खेत चर गई थी? जिसका सही उत्तर है पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई थी। चौथा प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? जिसका सही उत्तर है लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के कवि कुम्मन दास जी का वर्णन किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि द्विअंकीय हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको भी आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए याद करते जाना है। पहला प्रश्न है, लोग फोटो में अधिक सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं? जिसका सही उत्तर है लोग फोटो में अधिक सुंदर दिखना चाहते हैं ताकि बाहरी दुनिया में उनकी प्रशंसा हो। इसके लिए वे जब फोटो खिंचवाते हैं तो कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि फोटो में सुंदर और भले दिख सकें। वे मांगी हुई पोशाक तक पहनने में नहीं हिचकिचाते। कई तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि उनकी फोटो में भी खुशबू आ जाए। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते फटने का क्या कारण था? जिसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार प्रेमचंद का जूता किसी सख्त चट्टान से टकराने के कारण ही फटा है। अर्थात प्रेमचंद ने चट्टान से बचकर निकलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उससे रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इसका अर्थ है कि वे हमेशा समाज की कुरीतियों से लड़ते रहे, भले ही उनका जीवन कष्टमय रहा हो। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की फोटो से उनके किस व्यक्तित्व का पता चलता है? जिसका उत्तर है प्रेमचंद ने फोटो में फटे जूते पहन रखे हैं तथा बंद भी बेतरतीब से बंधे हुए हैं। उनकी पोशाक भी पुरानी है। इससे यही पता चलता है कि उनके वास्तविक जीवन और बाहरी जीवन में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार उनकी फोटो से उनके सरल व्यक्तित्व का पता चलता है। अब 3 अंकीय प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालेंगे। पहला प्रश्न है, पर्दे के महत्व पर लेखक और प्रेमचंद में क्या अंतर है? जिसका उत्तर है प्रेमचंद पर्दे को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी वास्तविकता दुनिया से नहीं छिपाई
उन्होंने अपनी दुर्दशा पर पर्दा डालकर अच्छी छवि बनाने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी ओर लेखक को पर्दे का महत्व पता है। वे अपनी वास्तविकता दुनिया से छिपाकर रखना चाहते हैं। प्रेमचंद की तरह वे भी अभाव तथा कमी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अपनी दुर्दशा पर पर्दा डालकर कमजोरियां छिपाते हैं। अगला प्रश्न है, कुम्भनदास कौन थे? पाठ में किस संदर्भ में उनका उल्लेख किया गया है? जिसका उत्तर है कुम्भनदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टचाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। सीकरी आने जाने में उनका जूता घिस गया था। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिराम। अब कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं आपके पटल पर दिखाई दे रही हैं। ये 4 अंक की आती है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। व्याख्या इस प्रकार है, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। इसके संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश क्षितिज भाग 1 के प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ से ली गई है, लिया गया है। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत आएगा। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूतों तथा उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। व्याख्या के अंतर्गत लिखा जाएगा, लेखक प्रेमचंद द्वारा फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाने पर सोचते हुए कहते हैं कि यदि उन्हें फोटो ही खिंचाना था तो ठीक ठाक से जूते पहनकर ही खिंचवाते या फिर फोटो खिंचवाते ही नहीं। फोटो न खिंचाने पर कुछ बिगड़ नहीं रहा था। हो सकता है पत्नी द्वारा बार बार कहने अथवा विशेष अनुरोध करने पर फोटो खिंचवाने लगे हों। उनके लिए यह बड़ी दुखद घटना थी कि फोटो खिंचाने के लिए उनके पास अच्छे जूते नहीं थे, अर्थात उपन्यास सम्राट होकर भी उनकी दयनीय दशा थी। लेखक सोचता है कि मैं प्रेमचंद की फोटो देखकर उनकी आर्थिक दशा को मन में समझकर रोना चाहता हूँ, लेकिन प्रेमचंद की दर्द भरी कहानी मुझे ऐसा करने से रोक देती है। इसके विशेष के अंतर्गत लिखा जाएगा, प्रेमचंद द्वारा फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाने का वर्णन है। दूसरे बिंदु में आएगा, भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार तथा व्यंग से परिपूर्ण होने के साथ ही अंग्रेजी मिश्रित है। अन्य बिंदु में लिखेंगे, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला गद्यांश देखते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे कितनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। संदर्भ के अंतर्गत पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक हरिशंकर परसाई जी। प्रसंग के अंतर्गत इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से समाज में जूते के मूल्य के विषय में बतलाया है। व्याख्या के अंतर्गत आएगा, लेखक प्रेमचंद के समय में
प्राप्त होने वाले जूते आदि का मूल्य बतलाते हुए कहते हैं कि उस समय सिर पर लगाई जाने वाली टोपी 50 पैसों में मिल जाती थी तथा जूते भी कम से कम 5 रुपए में मिल पाते थे। सदैव से ही जूते का मूल्य टोपी के मूल्य से ऊंचा ही रहा है। अब तो जूतों का मूल्य और भी अधिक हो गया है तथा एक जूते के मूल्य में 25 टोपियां खरीदी जा सकती हैं। भाव यह है कि जूते में सदैव से बल रहा है। आज भी जूते वाला अर्थात बलवान 25 टोपियों वाले अन्य लोग को अपने अधीन कर लेता है। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद भी जूते एवं टोपियों के मूल्य में गणित प्रतीत होते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक को जितना दुख आज हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। प्रेमचंद को एक महान कहानीकार, उपन्यासों का सम्राट, युग प्रणेता इत्यादि नामों से जाना जाता है, परंतु फोटो में भी उनका जूता फट रहा है। विशेष के अंतर्गत पहला बिंदु आएगा, जूते के बल पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे बिंदु में भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार तथा प्रभावमयी है। तीसरे बिंदु में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगली व्याख्या है, गद्यांश पढ़ेंगे। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। संदर्भ पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक हरिशंकर परसाई जी। प्रसंग के अंतर्गत आएगा। इसमें लेखक प्रेमचंद के जूते फटने के विषय में अनुमान लगा रहा है। व्याख्या में हम लिखेंगे, लेखक प्रेमचंद के जूते फट जाने के कारण का अनुमान लगाते हुए कहता है कि या तो प्रेमचंद ने किसी कठोर वस्तु पर पैर से प्रहार करने के कारण या किसी वस्तु पर वर्षों से जमी हुई गंदी परतों को नष्ट करने हेतु जूते से प्रहार करते करते अपना जूता फाड़ लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने मार्ग में पड़ने वाले किसी टीले अर्थात अवरोध को नष्ट करने के लिए उन्होंने जूते का प्रहार किया हो, जिससे जूता फट गया। विशेष के अंतर्गत पहला बिंदु आएगा, जूता फट जाने के कारण पर विचार किया गया है। दूसरा बिंदु आएगा, भाषा सरल, सरस तथा उर्दू शब्दों से मिश्रित है। तीसरे बिंदु में हम लिखेंगे, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगली व्याख्या का गद्यांश पढ़ेंगे। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। संदर्भ में पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक हरिशंकर परसाई जी। प्रसंग में लिखेंगे, इसमें लेखक ने प्रेमचंद के कटु सिद्धांतों का उल्लेख किया है। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक प्रेमचंद को अपने सिद्धांतों से समझौता न कर लेने के विषय में सोचता हुआ कहता है कि वे अपने वर्तमान परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर सके तथा गोदान उपन्यास के नायक होरी के समान धर्म एवं सत्य के मार्ग पर डटे रहे। धर्म कर्म का साथ ही होरी को जकड़े हुए था, जिसके कारण उसने अनेक कष्ट सहन किए। लेखक कहते हैं कि वे धर्म कर्म के बंधन में नहीं बंधे थे, वे इनसे स्वतंत्र एवं मुक्त थे। विशेष के अंतर्गत हम पहला बिंदु लिखेंगे, इसमें प्रेमचंद द्वारा सिद्धांतों से समझौता न करने के विषय में अनुमान लगाया गया है। दूसरे बिंदु में आएगा, भाषा सरल, सरस तथा उर्दू शब्दों से मिश्रित है। तीसरे बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे।
कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फेरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में व्यंग संग्रह है, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। परसाई जी की भाषा शैली। भाषा परसाई जी की रचनाओं में व्यंग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। परसाई जी के वाक्य छोटे छोटे एवं व्यंग प्रधान हैं। संस्कृत शब्दों के साथ उर्दू अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रसंगानुकूल वांछित परिवर्तन भी किया है। उनकी रचनाओं में लक्षणा एवं व्यंजना का प्रयोग पाठकों को प्रभावित करता है। भाषा के प्रवाह के लिए इन्होंने यत्र तत्र मुहावरे और कहावतों का प्रयोग भी किया है। परसाई जी की शैलीगत विशेषताएं इस प्रकार है। परसाई जी की रचनाओं में शैली की विविधता दिखाई पड़ती है। शैली के जो विविध रूप इनकी व्यंग रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं उनमें प्रमुख निम्न प्रकार से हैं: व्यंग्यात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली और भावात्मक शैली का इन्होंने विशेष रूप से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। परसाई जी का साहित्य में स्थान। हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबनाओं तथा सामयिक समस्याओं पर व्यंग किया है और यथेष्ट कीर्ति पाई है। वे एक सफल व्यंग्यकार के रूप में रमणीय रहेंगे। उनकी व्यंग्य रचनाएं हिंदी जगत में बड़े आदर की वस्तु है तथा एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ है। निश्चय ही उनका योगदान अविस्मरणीय है तथा उनकी व्यंग्य रचनाओं ने हिंदी जगत को गौरव प्रदान किया है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर जो कि 4 अंकीय परीक्षा में आते हैं इस प्रकार से है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। इसमें से पहला प्रश्न है, फोटो के महत्व को कौन नहीं जानता और क्यों? जिसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं जानते क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो फोटो खिंचवाई थी उसमें उनके जूते फटे हुए थे। दूसरा प्रश्न है, लोग फोटो खिंचाने के लिए क्या क्या करते हैं? जिसका सही उत्तर है, लोग फोटो खिंचाने के लिए सुंदर बनते हैं, इसके लिए वे मांगी हुई पोशाक तक पहनने में नहीं हिचकिचाते। कई तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि उनकी फोटो में भी खुशबू आ जाए। अगला प्रश्न है, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। में व्यंग स्पष्ट छिपा व्यंग स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, प्रस्तुत कथन में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो वास्तविक जीवन में कुछ और होते हैं लेकिन दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं। दुनिया के सामने वे अपनी सुंदर छवि प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आदमी बनावटी होते हैं और अपनी असलियत सबसे छिपा कर रखते हैं। पाठ के अभ्यास प्रश्न पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जो पूर्व के वीडियो में भी आपको दिखाए गए थे। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर है, लेखक ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है उससे उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पहली विशेषता है सादा जीवन, दूसरी उच्च विचार, स्वाभिमानी, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, अपनी स्थिति से संतुष्ट और संघर्षशील। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसका पहला कथन है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल गई है। दूसरा कथन है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा है, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करती हो। जिसका सही उत्तर ख है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए।
अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। व्यंग है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। इसका उत्तर है, जूता धनवान शक्ति और सत्ता पर आसीन लोगों का प्रतीक है, जबकि टोपी ज्ञानवान और गुणवान का। दुर्भाग्य से समाज में सदा से ही ज्ञानवानों को सदा ही धनवानों के सामने झुकना पड़ा है। कुछ ज्ञानवान भी अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरों के जूतों पर कुर्बान होते आए हैं। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जिसका उत्तर है, यहाँ पर्दे का संबंध मान मर्यादा से है। जहाँ कुछ लोग मान मर्यादा को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए मान सम्मान महत्वहीन है। प्रेमचंद आडंबर एवं दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। वे जिस हाल में थे उसी में खुश रहते थे। इसके विपरीत कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। लेखक ने लोगों की इसी प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। अगला प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। जिसका उत्तर है, यह एक सामान्य सा नियम है कि व्यक्ति जिस वस्तु को घृणा के योग्य समझता है उसे पैर से इशारा करता है। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उनके मन महत्व के अनुसार उचित है। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, लोग प्रायः ऐसा सोचते और करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों के लिए वे अच्छे कपड़े रखते हैं। प्रेमचंद के पास दूसरी पोशाक नहीं थी। दूसरा कारण लेखक ये सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला यह व्यक्ति भीतर बाहर सब जगह एक सा है। इसका दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। इन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया है। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? इस व्यंग को पढ़ने पर लेखक की कई बातें आकर्षित करती है। पहली है सूक्ष्म निरीक्षिका। लेखक की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म निरीक्षण करने वाली है, इसी कारण वे प्रत्येक अंश में अलग अलग व्यंग करते हैं। दूसरी है गहरी अनुभूति। लेखक की अनुभव क्षमता बहुत गहरी है। तीसरी है सशक्त अभिव्यक्ति। लेखक की भाषा शैली में भावों को प्रेषित करने की पूरी क्षमता है। चौथी है सहज अभिव्यक्ति। कटु बात को भी सहज तरीके से उन्होंने कहा है। अगला पाठ है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? इसका उत्तर है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग रास्ते की रुकावट अर्थात सामाजिक बुराइयों का प्रतीक है। निर्धन, दलित, मजदूर, किसान, स्त्री आदि के शोषण, महाजनी प्रथा, बाहरी आडंबर, ढोंग, पाखंड आदि बुराइयों ने वर्षों से समाज को आगे बढ़ने से रोका है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इन बुराइयों को उखाड़ फेंकने का संदेश दिया है। टीले का रूप धारण करने वाली सामाजिक आदि बुराइयां ही है। पाठ में आए मुहावरे और उनके वाक्यों का प्रयोग करना है, जो आपके पटल पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको स्वयं करना है। अगला है उंगली का इशारा, जिसका अर्थ है कुछ बताने की कोशिश। अगला है व्यंग मुस्कान, जिसका अर्थ है मजाक उड़ाना। बाजू से निकलना, जिसका अर्थ होगा कठिनाइयों का सामना न करना। रास्ते पर खड़ा होना अर्थात बाधा पड़ना। हौसला पस्त करना अर्थात हतोत्साहित करना, उत्साह न रह जाना। न्योछावर होना अर्थात कुर्बान होना। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची इस प्रकार से है। पहला है महान कथाकार, दूसरा उपन्यास सम्राट, तीसरा जनता के लेखक, फिर है साहित्यिक पुरखे और युग प्रवर्तक। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के
परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।